हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजीत कौर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्प योर सेल्फ। लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस किए थे सीटेट 2021 लेवल 2 जो जनवरी 2021 में हुआ था। उसके हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम उससे आगे ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं अपने 16th क्वेश्चन के ऊपर। तो 16th क्वेश्चन कहता है, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। तो यहाँ पर बात हो रही है कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। तो हमें ये दिखाना है, ये देखना है कि कौन सी इनमें से ऑप्शन में से कौन सा पॉइंट अच्छी पद्धति नहीं होगा, इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। तो ये तो थोड़ा सही होगा उसके ऊपर बच्चों के लिए। फिर सेकंड है, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। तो यहाँ पर अध्यापक को ध्यान ना देना पड़े, तो यह अच्छे वे में नहीं जा रहा है। फिर है थर्ड, विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध करना। तो यह तो सही है। फिर है ऑप्शन 4, कार्यकल्पों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो इससे देखिए पॉइंट पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि सेकंड ऑप्शन में कहा गया है, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। तो यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है, यह प्रभावशाली पद्धति नहीं होगा। तो हमारा आंसर है नंबर 2। फिर हम देखते हैं हमारा 17th क्वेश्चन क्या कहता है। 17th क्वेश्चन है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था डैश। तो क्या है, का कोई प्रभाव नहीं होता, कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है, का कोई आपसी संबंध नहीं है। नंबर 4 कहता है कि भूमिका नगण्य है। तो इसमें देखिए, अगर आप सोच के देखिए, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो क्या आप लर्निंग कर पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे। अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं, स्वस्थ नहीं है इमोशनली भी, तो क्या आप लर्निंग सीख पाएंगे। तो देखिए दोनों ही हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इससे हमारा आंसर क्या हो गया, बच्चों के अधिगम और शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हुआ। फिर हम चलते हैं 18th क्वेश्चन के ऊपर। तो यह क्या कहता है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाएं। ऑप्शन 2 कहता है, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। थर्ड ऑप्शन कहता है, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुउद्देशीय करने में सशक्त हो सकें। फिर फोर्थ ऑप्शन कहता है, कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधियों को अपनाना। तो देखिए जो हमारे 2 ऑप्शन हैं बिल्कुल ही करेक्ट नहीं है, बिल्कुल ही उनके एक माइनर से चीज़ से हम उनको अलग कर पा रहे हैं। कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन कहता है कि लेबलिंग करने की बात कही गई है और यानी कि ग्रुपिंग करने की बात कही गई है। तो हम बच्चों में लेबलिंग नहीं कर सकते, ग्रुपिंग इस आधार पर हम नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही हट गया है। फिर इन्होंने फोर्थ पे कहा गया है कि देखिए डाइवर्सिटी, इग्नोर डाइवर्सिटी कहा गया है, जबकि हम डाइवर्सिटी को क्या मानते हैं, एक सहायक मानते हैं और इसको हम समझने के ऊपर लेके चलते हैं। तो ये पॉइंट में हमारा हट गया। तो इस तरह से कौन सा पॉइंट सही है हमारा, एक तो नंबर 1 और एक नंबर 3, ये दोनों ही पॉइंट बिल्कुल सही है। तो इसके आधार पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, नंबर 1। नंबर जो ऑप्शन 1 है यह हमारा करेक्ट आंसर है। फिर हम चलते हैं 19th क्वेश्चन के ऊपर। तो 19वां क्वेश्चन क्या है, अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। तो कौन सी प्रक्रिया है, जटिल सक्रिय, सरल रैखिक, सरल व्यक्तिगत, जटिल निष्क्रिय। तो गाइज लर्निंग इज ए कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव प्रोसेस। तो क्या हो गया इसका आंसर, अधिगम एक जटिल
और सक्रिय प्रक्रिया है। फिर देखते हैं 20 क्वेश्चन यानी कि 20वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को डैश चाहिए। तो देखिए इससे रिलेटेड हमने अभी अभी ऊपर क्वेश्चन देखा था कि वहाँ पर इग्नोर करने की बात कही गई थी, तो इग्नोर तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल ही हट गया है। इग्नोर हट गया तो डिसमिस यानी कि हम टाल भी नहीं सकते, उपेक्षित नहीं कर सकते, और अनदेखा भी वही हो गया कि हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो गया, नंबर 3, कि हमें समझना चाहिए, हमें सम्मान देना है बच्चों की डाइवर्सिटी को, क्योंकि बच्चे क्लास में बहुत से ऐसे होते हैं जिनकी अलग अलग संस्कृति मिलेगी और अलग धर्म मिलेगा, सभी एक धर्म के नहीं होते और एक भाषा भी उनकी नहीं होती। तो इसके आधार पर हमें उनकी सभी की भावनाओं को समझना है और डाइवर्सिटी को समझते हुए हमें लर्निंग करवानी है। इसके बाद देखते हैं 21वां क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय कि डैश वातावरण के। तो कैसा वातावरण होना चाहिए, चलिए ऑप्शन देखते हैं। सहयोगिक, प्रतिस्पर्धिक, प्रतिस्पर्धिक सहयोगी, भयावह, सुसाध्य, प्रतिस्पर्धिक और सुसाध्य। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे ऑप्शन हैं तो क्या होगा हमारे, हम क्या कहते हैं कि कोलैबोरेटिंग होनी चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है यह बिल्कुल सही होता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है हमारा, देखिए इसको हम देख पुट करके देखते हैं। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय कि प्रतिस्पर्धिक वातावरण के, यानी कि हमारा ऑप्शन 1 इंग्लिश में हम देखें तो कोलैबोरेटिव और कम्पिटिटिव, यह हमारा बिल्कुल सही आंसर है। फिर इसके बाद हम चलते हैं 22वें क्वेश्चन के ऊपर। यह क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बच्चे को क्या करता है, मोटिवेट करता है और इसके लिए प्रभावशाली पद्धति है मोटिवेट करने के लिए। तो ऑप्शन देखते हैं हम। नंबर 1, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थियों को नया कौशल सीख रहे हों। सेकंड ऑप्शन, सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना। नंबर 3, वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हों। नंबर 4, प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना। तो देखिए इसमें हम बात कर रहे हैं 22वें क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है पाठ उपलब्ध करवाना, यानी कि यहाँ पे स्कैप फोल्डिंग की बात कही गई है जो कि बिल्कुल सही है। फिर हम देखते हैं 23वां क्वेश्चन क्या कहता है। 23वां क्वेश्चन है बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे हमें बताना है थिंकिंग प्रोसेस, यानी कि जो बच्चों की थिंकिंग होती है उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं हम। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। और ऑप्शन 2 है बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापिका की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। नंबर 3, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्ण सोचते हैं और उनमें अन्वेषण यानी कि छानबीन की लालसा होती है। नंबर 4, बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। तो यहाँ पर हमारा 23वां क्वेश्चन है और 23वां क्वेश्चन में हम क्या कहा गया है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा पॉइंट सही नहीं है। तो देखिए गाइज यहाँ पर बात कही गई है कि बच्चे प्रत्यय को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका है उन्हें जानकारी उपलब्ध करवाना। तो जैसा कि हमने अपने कई साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा है, जैसे कि हमारे पियाजे हैं वो तो कहते हैं कि बच्चा एक छोटा साइंटिस्ट होता है, यानी कि उसमें जिज्ञासा होती है और वह खुद ही अपनी नॉलेज क्रिएट करता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए हमारा जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल ही ऑप्शन यहाँ पर गलत है, यानी कि यहाँ ये बच्चे को मोटिवेट या चिंतन को जो बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस होती है उसके लिए बिल्कुल ही गलत है, यानी कि सही नहीं है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद हम देखते हैं हमारा 24वां क्वेश्चन यानी कि 24 क्वेश्चन नंबर। यह क्वेश्चन क्या कहता है, बच्चों को विद्यालय में असफल होना। बच्चे का विद्यालय में असफल होना क्या होता है, देखते हैं ऑप्शन। प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता।
सेकंड ऑप्शन कहता है निर्देशित करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों को पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। ऑप्शन 3 कहता है साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवांशिक पैदाइशी कमियां हैं और उन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। ऑप्शन 4 सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, बाकी तो सारे नेगेटिव पॉइंट में भी चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहा गया है सेकंड ऑप्शन, ये हमें बिल्कुल पता है कि हमें जो हमारी लर्निंग प्रोसेस है वहाँ पर हम बच्चे में कमी नहीं बताते हैं। हमारी जो विद्यालय की प्रोग्राम है या फिर हमारा लर्निंग प्रोग्राम है वो गलत हो सकता है, लेकिन बच्चे को हम गलत ठहरा नहीं सकते। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है ये बिल्कुल सही आंसर हुआ कि निर्देशित करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकता और रुचियों के अकॉर्डिंग या पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर हम देखते हैं हमारे 25वें क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो 25वां क्वेश्चन कहता है समूह में एक दूसरे को पढ़ाना और सहायता करने से बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आपेक्ष कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। नंबर 2 बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। नंबर 3 बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। नंबर 4 बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न या रुकावट पैदा करती है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 25वां क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट में कहा गया कि बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आपेक्ष कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। यह ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि समूह में पढ़ने पर क्या होता है, ये बिल्कुल सही बताया गया है यहाँ पर। तो हमारा आंसर हुआ नंबर 1। फिर देखते हैं 26वां क्वेश्चन क्या कहता है। एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपने शिक्षा शास्त्र व आकलन विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो कौन सी कक्षा में यह सब होता है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन है टीचर सेंटर्ड यानी कि अध्यापक केंद्रित, सेकंड है प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील, थर्ड है टेक्स्ट बुक सेंट्रिक यानी कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित, फोर है बिहेवियरिस्टिक यानी कि व्यवहारवादी। तो 26वें क्वेश्चन पर देखिए हमने पढ़ा था प्रोग्रेसिव क्लास के बारे में। तो ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम में ही यह सब होता है जहाँ पर बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अकॉर्डिंग ही बच्चों को पढ़ाया जाता है और उनके अकॉर्डिंग ही सब किया जाता है। फिर हम देखते हैं हमारा 27वां क्वेश्चन यानी कि 27वां क्वेश्चन क्या कहता है। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन है बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। नंबर 2 संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। नंबर 3 विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। नंबर 4 है विकास एक सरल एवं एक दिशीय यानी कि यूनिडायमेंशनल प्रक्रिया है। तो 27वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमें बताया जो विकास के बारे में बताया गया कि कौन सा कथन इनमें से सही है। तो ऑप्शन हमारा नंबर 1 बिल्कुल सही है कि बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। नंबर 28 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 28 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मध्य बाल्य अवस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो मिडिल एज होती है मिडिल चाइल्डहुड यानी कि मध्य बाल्य अवस्था में कौन सा इनमें से ऑप्शन में से जो मेन उनका मेजर वो कहते हैं साइन होता है बच्चे का इसमें। तो ऑप्शन है प्रतीकात्मक खेल का उभरना, नंबर 2 तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, नंबर 3 पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, नंबर 4 वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता। तो यहाँ पर बात हो रही है नंबर 28 क्वेश्चन के बारे में। तो यह जो एज है मध्य बाल्यावस्था इसमें से जो हमारा सेकंड ऑप्शन है
यह बिल्कुल सही है कि इस एज में बच्चा तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त हो, यानी कि यहाँ पर बच्चा कंक्रीट चीज़ों के बारे में थिंकिंग प्रोसेस उनका शुरू होता है और कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वो अपने लॉजिकल थॉट्स देना शुरू कर देता है। तो यह हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, नंबर 2। फिर हम देखते हैं 29 क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पर बात की गई है बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय क्या है, डैश है। तो देखते हैं डैश में क्या आएगा। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका नहीं है, कि बहुत कम भूमिका है, प्राथमिक कारक है, द्वितीय कारक है। तो हमने सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ रखा है, तो वहाँ पर बात हुई थी कि जो हमारा स्कूल है यह द्वितीय कारक होता है, यानी कि सेकेंडरी एजेंसी होता है सोशलाइजेशन की। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है, यह द्वितीय कारक होता है। फिर हम बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के बारे में, 30th क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। तो किसने कही ये बात, जीन पियाजे ने, लेव विगोत्स्की ने, हार्वर्ड गार्डनर ने या लॉरेंस कोलबर्ग ने। तो इन चारों में से यह बात कही थी जीन पियाजे ने। उन्होंने कहा था कि बच्चों और जो अडल्ट होते हैं उन दोनों का थिंकिंग प्रोसेस अलग होता है। तो ये कहा था जीन पियाजे ने। तो ये हमारे हो गए हैं 30 क्वेश्चन, बिल्कुल पूरे हो गए हैं और ये हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व किए हैं। पहला पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, और ये हमारा सेकंड पार्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।